नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामाजिक विज्ञान की 9वीं कक्षा की पुस्तक है उसमें ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है और इसके अकॉर्डिंग है अध्याय 13 भारत की नदियां और झीलें राजस्थान के विषय संदर्भ में आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर में है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे जो लास्ट चैप्टर था तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर हमारे वाली बुक के अंदर कुछ फैक्ट अलग हैं और आप वाली किताब में जैसे ये जो प्रिंट है तो इनमें कुछ प्रिंट अलग है। तो वो कोई विशेष बात नहीं है। जैसे ये जो बुक्स हैं ये लगातार अपडेट होती रहती है, कई बार गलत फैक्ट भी नए जुड़ जाते हैं, पहले वाला सही होता है, कई बार कुछ मिस होता है। तो अगर आपको जिन फैक्ट के अंदर थोड़ा डाउट होता है आप उसको और भी बुक्स के अंदर सर्च कर लें, आपके पास कोई ऑथेंटिक किताब हो उनमें और देख लें आप, तो वो चीज आपके क्लियर हो जाएगी। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके क्लियर कर रहा हूं लास्ट चैप्टर में से, जो मुझे लगे तो वो थोड़े से पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो चूंकि ये पहाड़ियां है, किसकी कितनी ऊंचाई है, तो इनमें क्या है, डिफरेंस आए बिना रहता नहीं है। अलग अलग बुक्स हैं उनके अंदर भी आपको ये चीजों में भिन्नता मिलेगी, ऑथेंटिक किताबों के अंदर भी आपस में भिन्नता मिलेगी। तो कुछ पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो देखिए ये जो लास्ट चैप्टर था 12वां भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसमें एक लाइन थी कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश और 68 60 से 97 25 पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट और था यहाँ पर, जैसे जो आप कह रहे हैं नई किताब है, वो सब मेरे पास भी किताबें हैं। चूंकि ये जो प्रिंट आपके सामने है ये जो ये प्रिंट है बहुत साफ ओरिजिनल प्रिंट है, तो इसलिए आपको इनसे पढ़ाते हैं ताकि प्रिंट अच्छा दिखे आपको। तो इसमें एक लाइन और थी, इसमें यह था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट 45 मिनट इस प्रकार से है। तो उसको 6 डिग्री 4 मिनट लिखते हैं ज्यादा, और 45 इस प्रकार से लिखा आपको मिलेगा। तो वो कौन सा है 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो लिखा मिलता है आपको, ये है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट में, जो निकोबार समूह के अंदर आता है इंदिरा पॉइंट। तो जो भारत का स्थल भाग है ये इस प्रकार से, ये तो मानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, और चूंकि अंडमान निकोबार पे भी भारत का ही है, ये भारत का ही भाग माना जाता है। तो चूंकि इस 8 4 के कंपैरिजन में निकोबार इधर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा नीचे और मिलेगा, जो लास्ट पॉइंट है जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो है 6 डिग्री 4 मिनट इस प्रकार से। तो आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो यही माना जाएगा। और वैसे स्थलीय भाग से विस्तार देखें तो फिर यही है 8 4 से 37 है इस प्रकार से। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरतम बिंदु माना जाता है इंदिरा कोल, जो आप जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको कहते हैं इंदिरा कोल। एक मैप में और देख लेते हैं अभी, ये आपके सामने एक मैप है, इसमें ये कन्याकुमारी है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से। तो ये माना जाता है 8 4 जो आप पढ़ते हैं। और आप बिल्कुल यहां देखिएगा, ये श्रीलंका के समानांतर चलते हुए यूं यूं करते करते देखिए, यहां ये है ग्रेट निकोबार, यहां इस जगह। तो यहां पर है इंदिरा पॉइंट, ये है 6 4। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये लिखा हुआ है यहां पे, ये देखिए ये रहा। और यहां जो लिख रखा है 8 4, ये आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, यहां पर है, ये जो सबसे ऊपर का पॉइंट इसको कहते हैं इंदिरा कोल, और दक्षिणतम को इंदिरा पॉइंट। इसके बाद में देखिएगा, एक ये वृद्ध हिमालय के अंदर हमने यहां पढ़ा था 2500 किलोमीटर है, और नई वाली जो किताब है जो आपके पास होगी नई किताब, तो उसमें 2400 किलोमीटर ये आपको लिखा मिलेगा। लेकिन ये 2400 सही नहीं है, सही उत्तर 2500 ही है, तो इसका 2500 ही है। एक इसके अलावा ये कंचनजंगा जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है,
तो नई किताब है उसमें आपको 8,598 मीटर लिखा मिलेगा, जो आपके पास पुस्तक है। ये सही जो है ये इसके आसपास का है। अब ये देखिए कितना इसमें 10-12 मीटर का फर्क रहता है। तो कई बार ये चीजों में बार बार इन फैक्ट के अंदर चेंज मिलता है। सही ज्यादातर जो इसका फैक्ट है वो है 8,586 मीटर, ये ज्यादातर जो माना जाता है। अब ये कई जगह 8,597 मीटर भी लिखा हुआ है, कई जगह 8,598 मीटर भी है, या 8,585 मीटर यहां लिखा हुआ है। ज्यादातर जो माना जाता है वो 8,586 मीटर ये माना जाता है। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आएगा तो वो इस प्रकार का नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हर ऑथेंटिक किताबों में भी अलग अलग चीजें लिखी हुई मिली है, तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा उनको। तो इस तरह की जो क्वेश्चन ज्यादा जो फैक्ट वाली चीजें हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें ये सब चीजें आपको मिलेगी, और सही जो है ज्यादातर वो 8,586 मीटर को माना जाता है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल पास है जो इसमें लिखा हुआ है। एक ये लघु हिमालय वाला जो था इसमें एक फैक्ट था, तो इसमें ऊंचाई यहां 3,000 है, और आपके पास जो पुस्तक है नई वाली किताब की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको 4,000 मीटर मिलेगी, और ये तो 5,000 है तो ये 5,000 ही है। तो देखिए इसमें दरअसल ये 3,000 या ये 4,000 जो है कोई इनमें इतना नहीं है, क्योंकि कई एग्जाम्पल है कि औसत ऊंचाई 3,000 है। अब औसत ऊंचाई जो है इसमें 3,000 मीटर वाला ज्यादा सही है। इसकी क्या सही टर्म आता है 1,800 मीटर से 3,000 मीटर के बीच में, ये लगभग एवरेज इसके बीच में है। कई जो है उनमें 4,500 मीटर भी मिलेगी आपको। तो अब ये सही टर्म है कि अधिकतम ऊंचाई है, तो इनमें कोई ज्यादा इनमें ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। और वैसे इसमें लघु हिमालय वाले में तो इस किताब के अंदर जो ये लिखा हुआ है कि औसत ऊंचाई 3,000 मीटर है, ये ज्यादा सही है बजाय 4,000 मीटर के। तो ये आपका जो हो गया लघु हिमालय का। एक ये देखेगा ये पश्चिमी घाट के अंदर एक पॉइंट था कि जो अनाईमुड़ी जो चोटी है, तो 2,637 मीटर ये लिखा हुआ था, ये जरूर 2,695 मीटर है। ये एक मिस्टेक है इसमें, ये आप मान सकते हो, ये 2,695 मीटर इसका सही है, ये नहीं है। तो ये सही हो जाएगा 2,695। तो इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं भारत की नदियां और झीलें राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो अभी हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो आइए पढ़ते हैं। मानसूनी जलवायु के परिप्रेक्ष्य में नदियों का भारत में विशेष महत्व है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास इन नदी घाटियों में ही हुआ है। यहाँ के अधिकांश ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के नगर नदियों के किनारे ही बसे हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, कुछ विद्यार्थी जो हैं उसमें टेस्ट सीरीज के बारे में अभी भी पूछ रहे थे कि सर उसमें हिस्ट्री के पेपर ही मिलेंगे या सभी मिलेंगे। मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। हिस्ट्री के चैप्टर जो हैं उसमें अब पूरे होने वाले हैं। 10वीं क्लास है, उसका फर्स्ट चैप्टर के जो है काफी बड़ा था, 4-5 पेपर बनाए अलग अलग। फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होने वाले हैं। दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता ही 10th की हिस्ट्री के इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है वहां से शुरू होगा, और ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक ये चैप्टर, इन सब के पेपर बनेंगे। 10th क्लास तक इनके बनेंगे, और फिर पॉलिटी वाले के उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब चीज के पेपर आएंगे उसमें। तो धार्मिक महत्व के नगर नदियों के किनारे ही बसे हैं। पेयजल, जल विद्युत, सिंचाई, आंतरिक जल परिवहन, औद्योगिक उपयोग आदि सुविधाओं के कारण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कई प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र भी नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। हमारे देश में मानसूनी वर्षा, जो कि मात्रा और समय की अनिश्चितता के कारण जल की अनिश्चित आपूर्ति दर्शाती है। मानसून की वर्षा की कमी वाले समय में नदियों के जल का महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि ऐसे समय में नदियों में भी जल स्तर में गिरावट आती है। तो मानसून के कारण जो है ये बता रहा है कि जल की अनिश्चितता रहती है हमेशा, और नदियों का महत्व तब बढ़ जाता है जब मान लीजिए कभी मानसून ना आए, तो जो नदियों का जल है वही काम आएगा। नदियों का जल स्तर है उसमें भी गिरावट आएगी मानसून के नहीं आने से। भारत की नदियों के अपवाह प्रवाह मार्ग क्रम को उत्पत्ति व बहाव के आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं। हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां,
और आंतरिक अपवाह वाली नदियां। जब आप राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के पढ़ते हैं वहां भी, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। भारत के स्तर पे भी 3 प्रकार में बांट सकते हो। हिमालय की नदियां, यानी जो हिमालय से निकलती है नदियां, या जो उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की, आप दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, या दक्षिण भारत में कहीं भी किसी भी स्थान से हो। और आंतरिक अपवाह वाली होती है जो कुछ दूरी पर बह करके और बाद में गायब हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहला है उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से ही निकलती है। ये नदियां वर्ष भर बहती है क्योंकि इनका उद्गम स्थान हिमालय के हिमनद हैं। हिमनद क्या होता है? जो बर्फीले पहाड़ हैं। यहाँ की नदियों को 3 अपवाह क्रमों में बांटा जा सकता है: सिंधु नदी क्रम, गंगा नदी क्रम और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। तो सिंधु नदी क्रम, गंगा नदी क्रम और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, तो इनमें क्या क्या आएगा? ये और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सब इनमें इंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है सिंधु नदी क्रम, या क्रम की जगह आप ये भी लिख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी क्रम। इस नदी क्रम में सिंधु और उसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, चिनाब, रावी और झेलम शामिल हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जिससे 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में और शेष जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। आप जानते हैं कि नदियां ये जब बहती आगे मैप आएगा, तो ये भारत में जब ऊपर से बहती है तो ये बहती हुई नदियां जो है, चूंकि हिमालय से निकलेगी, भारत में से क्रॉस करती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो पाकिस्तान की तो ये मेन नदियां हैं। और अब जैसे मान लीजिए साबरमती नदी है, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, निकलती राजस्थान से ही है, लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात में बहती है मेनली, निकलती राजस्थान से है। तो वैसे ही इसी में है कि ये जो नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये निकलती तो यहां से हिमालय के नदी तंत्र में है, जो सिंधु नदी क्रम है, भारत को क्रॉस करती हुई आगे कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। तो कुल इनका जल ग्रहण क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों का है 11 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में 3.25 लाख किलोमीटर है, तो लगभग आप 3 लाख के आसपास मानिए, तो लगभग 8 लाख के करीब आप मान लीजिए। 8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो कहां चला जाता है? इसमें पाकिस्तान में। अर्थात इन नदियों का ऊपरी प्रवाह क्षेत्र ही हमारे देश में है, इनका निचला प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। यहां से उद्गम होता है किसका? सतलज नदी का, कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। इस नदी पर पंजाब में रोपड़ के पास भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो ये तो हिंदुस्तान की बात कर रहा है, पंजाब में रोपड़ के पास में। आगे जाकर यह व्यास में मिल जाती है, कौन सी? सतलज। तो देखिए इसमें बार बार जब भी आप नाम पढ़ते हैं, नाम भी आता है सतलज व्यास, सतलज व्यास, तो ये दोनों जाकर के आगे मिल जाती है, तो इसलिए इनका साथ में नाम ले लेते हैं, सतलज व्यास, सतलज व्यास, इस तरह से साथ में नाम आता है। झेलम नदी पर प्रसिद्ध पर्यटक नगर श्रीनगर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो जम्मू का प्रमुख नगर है श्रीनगर, वो कहां बसा हुआ है? तो वो है झेलम नदी पर। और एक मूवी भी आई थी, शाहिद कपूर की एक मूवी थी हैदर नाम से, बहुत अच्छी मूवी थी। तो वो तो ये मूवी भी अच्छी थी, उसमें श्रीनगर के दृश्य ही बताए गए हैं। उसमें एक गाना भी है झेलम झेलम करके, तो वो यही दृश्य बताए गए हैं। देखिए कई जो ये हैदर जो मूवी बनी है, ये विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना ही होगा। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था हैमलेट, उस हैमलेट पर यह मूवी बनी थी हैदर। और शेक्सपियर के जो नाटक हैं ज्यादातर उनका अंत जो है वो बड़ा दुखदाई बताया गया है। जो है ये शेक्सपियर के नाटक जो लिखे हैं शेक्सपियर ने, ज्यादातर का अंत दुखदाई है। इस मूवी के अंदर भी, हैदर के अंदर भी लगभग जो है
लास्ट में सब मरमरा जाते हैं, एक दो बचते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ये इसका एंड होता है। एक उसकी मूवी आई थी, अजय देवगन की एक फिल्म आई थी ओमकारा। उस ओमकारा मूवी के अंदर भी लास्ट में जैसे सैफ अली खान होते हैं और वो अ, अजय देवगन, ये भी सब लास्ट में एक दूसरे को मार मुर के खत्म हो जाते हैं। तो वो भी शेक्सपियर का एक नाटक था, ओथेलो। ये नाम आपके काम आ सकते हैं कि ओथेलो किसका नाटक था? शेक्सपियर का। हेमलेट किसका था? शेक्सपियर का। तो इन पर ये फिल्में बनी थी। हेमलेट पे हैदर बन गई, और जो ये ओथेलो नाटक था इस पे ओमकारा बनी थी। तो शेक्सपियर के जो ज्यादातर नाटक हैं उनका अंत दुखदाई है, लास्ट में सब मरमरा जाते हैं आपस में, सब खत्म हो जाता है। एंड जो है इसके नाटकों का सुखद नहीं होता। तो ये चीजें हैं, तो आपकी ये हेमलेट है, ये ओथेलो है, ये चीजें काम आ सकती हैं। उसके बाद में आता है गंगा नदी क्रम। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से माना जाता है, गंगोत्री हिमनद से। देव प्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी जल धाराएं मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। अब ये देवप्रयाग है कहाँ पे? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके सर्च करने की चीजें हैं कि आप इनको बुक्स में और पढ़ो और इनके बारे में मैप ढूंढो। तो देवप्रयाग जो है वो उत्तराखंड में है। ये हरिद्वार, देवप्रयाग, ये सब उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों जल धाराएं आकर के और कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में, और क्या कहलाती है? गंगा। यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुनोत्री से निकलती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से। विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां यमुना में मिलती है। आप इस चंबल नदी के बारे में तो पढ़ चुके हो, जो राजस्थान में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश की तरफ से, और एमपी और राजस्थान की बॉर्डर बनाते हुए इटावा से आगे जाकर के इटावा के पास में वहां यमुना में मिल जाती हैं। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है, ये किसमें मिलती है? यमुना में। यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है, जो संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद का नाम भी जो है वो बदल दिया गया है। इलाहाबाद कहते थे, अब इसका नाम कर दिया प्रयागराज। योगी जी ने जो इसका नाम कर दिया प्रयागराज। उत्तर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा, और दक्षिण से सोन आदि नदियों को मिलाकर गंगा फरका के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यमुना नदी जो है ये इलाहाबाद के पास में गंगा से मिल जाती है, उसको आप ये संगम या प्रयाग के नाम से जानते हो। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी मिलती है? तो दक्षिण की तरफ से सोन। अब आपके क्वेश्चन कई बनते हैं इसमें, कौन सी गंगा की सहायक नदियां नहीं। अब आपके पास कोई पुस्तक है 10th की, और पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो 11वीं 12वीं किताब में से जो मोस्ट है इसमें से, और आपके पास मार्केट के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड, तो उनमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी कि कौन सी क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है। तो यही फैक्ट है, इन क्लास की किताबें तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उसमें ऐसे बनता है कि गंगा में दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी आकर के मिलती है? ये है सोन। चार नाम दे देगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा और सोन। तो दक्षिण से कौन सी आकर के मिलती है? सोन आकर के मिलती है। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और बांग्लादेश के पास में कहां से प्रवेश करेगी? फरका, जो वेस्ट बंगाल है वहां से। इसकी एक शाखा हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल में उत्तर से दक्षिण दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी एक शाखा हुगली के रूप में, जो कहते हैं इसको हुगली, पश्चिम बंगाल में उत्तर से दक्षिण दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र से मिलकर डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है ये आपको पहले समझा चुके हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बांग्लादेश में इसको, गंगा को जो है ये क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो ये सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 7वीं क्लास की जो पुस्तकें थी उसमें ये डेल्टा और ये सब जो नदी मुख और ये सारी चीजें आपको मैप से समझाई थी बहुत अच्छे से। अब आता है ब्रह्मपुत्र क्रम। ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई हिमालय के पूर्वी छोर तक जाती है। यहां इसे कहते हैं सांगपो। क्या? सांगपो। यहां से दक्षिण और तथा फिर पश्चिम में मुड़कर यह नदी असम में बहती हुई बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती हैं। इसकी कई सहायक नदियां जैसे दिबांग, लोहित आदि इसके विपरीत दिशा में आकर के मिलती हैं। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां भारेली, सबनसिरी और मानस है। दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, बूरी दिंग आदि नदियां बाएं किनारे पर मिलती हैं। अब इसमें कौन सी दाएं से है, कौन सी बाएं से है, तो ये भी आपके क्वेश्चन बन गए। इसमें दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं भारेली, साबनसिरी, मानस, और बाएं किनारे से दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, बुरीदिंग आदि। इसके प्रवाह में मिट्टी की अधिकता होती है। डेल्टाई भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां मधुमती, पद्मा, हुगली आदि जल धाराओं में बंटे जाती हैं। तो ये कई जल धाराओं में बंट जाती है, अलग अलग जल धाराएं निकल जाती है, उनके अलग अलग नाम है वो इन्हीं नदियों का ही पानी, इन्हीं नदियों का भाग है, लेकिन कुछ जल धाराएं अलग हो जाती है तो उनके अलग अलग नाम है दे दिए हैं। अब इसमें कई बच्चे कह रहे थे पिछले कुछ, जैसे उनके लिए नए फैक्ट है कि सर उनमें शॉर्ट ट्रिक बना दो। देखिए हर चीज में शॉर्ट ट्रिक बना तो देंगे, लेकिन फिर उन शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए हार्ड लग रही होगी किसी को। जैसे दिमाग है, लोहित है, ये बार बार आप पढ़ोगे। एटलस में इनको देखो कि कौन सी नदियां कहां से निकलती है, ये सर्च करो इनके बारे में, तो फिर आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे, फिर ये कोई मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ, इस चीज में आप ट्रिक बना सकते हो कि जैसे दाहिनी, सिर्फ दाहिनी तरफ से मिले कौन सी, या सिर्फ बाहिनी तरफ से मिले, तो वो आपस में मिक्स नहीं हो। वो ट्रिक उसके लिए होती है। ये नदियों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब जैसे इसमें दाहिने किनारे से मिलने वाली कौन सी है ब्रह्मपुत्र में, भारेली, सबनसिरी, मानस है, और भी होगी कोई दो चार। अब ये मैन मैन इसमें लिखी है तो ये आप याद कर सकते हो कि जैसे मानस है तो इससे मन बना लो कि मन सब ब्रह्मपुत्र को, ऐसे बना सकते हो कि मन तो सब ब्रह्मपुत्र को भरने का है। एक लाइन याद कर लो कि मन तो सब ब्रह्मपुत्र को भरने का है। अब मन से क्या हो जाएगा, मानस, सब से सबनसिरी, ब्रह्मपुत्र को से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे हैं कि दाहिने कौन से मिलती है, और भरने का है से भारेली, भरने से भारेली हो जाएगा। बाकी जो इसमें बची है ये सब बाहिनी ओर से, तो जो चीजें कम है वो याद करो। बाकी जो बची कौन सी है फिर वो किसकी हो जाएगी, बाई तरफ से मिलने वाली है। ये देखिए ये एक मैप है भारत का, ये आपकी पुस्तक के अंदर भी होगा, आपको मिल जाएगा। तो ये नदियों का बहाव जो है ये बताया गया है, किस प्रकार से नदियां जो ये निकल रही है, ये देखेगा। ये सिंधु, ये आगे सब पाकिस्तान में चली जाएगी भारत से निकल के। फिर ये सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये व्यास और सतलज तो जो है आपस में यहाँ मिल जाएगी। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इनका ऊपर से दक्षिण का जो क्रम है वो भी यही है सिंधु की सहायक नदियों का। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इसी क्रम में याद करो इनको। और ये सतलज। राजस्थान में देखिए सूखा सूखा पड़ा है यहाँ पे, लूनी वूनी बेचारी ये यहाँ निकल जाएगी, बाकी सूखा ही रहता है इधर पश्चिमी राजस्थान। तो ये घग्गर नदी दिखाई गई है। बाकी ये देखिए इसमें ये यमुना यहाँ है, ये तो नदियों का जाल सा दिख रहा होगा आपको सारा एक साथ। तो आप इसको नक्शे में इन नदियों को बना बना के देखें, जो मैप आते हैं ब्लैंक मैप, खाली मैप, राजनीतिक वाले, उनमें आप इनको बना बना के देखिए कौन सी नदी किस जिले से कहाँ कहाँ निकलेगी। इसमें सिंध, बेतवा, केंद्र, सोंद्र, गोमती, और एक ही है ये गंडक, घाघरा, शारदार, ये कोसी नदी, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, वैनगंगा, गोदावरी, पैनगंगा,
ये नर्मदा है, ये ऐसे जाएगी यहाँ यूं, नर्मदा ताप्ती, ये दोनों नाम हमेशा साथ आते हैं, नर्मदा ताप्ती। ये भीमा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये इसके नाम ब्रह्मपुत्र के जगह जगह बदलते जाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और ये दक्षिण भारत की जो नदियां आप देख रहे हैं, ये से गोदावरी, यहाँ से ये पैनार है, ये कावेरी वे गई, तुंगभद्रा, कृष्णा, भीमा। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों में ग्रीष्म काल में जल की मात्रा काफी कम रहती है। अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? इनके ढाल के कारण। यहाँ की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में मिलती है। दक्षिण भारत में नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। तो ये भारत है तो इधर ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ज्यादातर नदियां कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि ढाल जो है पर्वतों का, पठारों का, वो किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इस तरफ ज्यादा बहेगी नदियां, जिधर ढाल होगा उनका। सबसे पहला आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो कौन कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पश्चिम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की प्रमुख नदियां दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, महानदी, तुंगभद्रा और पेनार आदि है। ये नदियां हैं। इनमें से कुछ नदियों के वर्णन इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है कावेरी नदी, कर्नाटक के दुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मित्रों देखिए, कर्नाटक आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इस तरफ, पश्चिम की तरफ, लेकिन फिर भी नदी का ढाल जो है वो चूंकि पूर्व की तरफ है, इसलिए ये किधर बहती है? पूर्व की तरफ। कर्नाटक के दुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये सीधी की सीधी लाइन उठा करके लास्ट के रीट के एग्जाम में पूछा था। जो लास्ट बार रीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। इसका जल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा में तंजावुर जिला बसा है, जिसे दक्षिण का उद्यान कहते हैं। तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है वहां उपजाऊ डेल्टा में कौन सा जिला बसा हुआ है? तंजावुर। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण का उद्यान। अब यह भी पूछ सकता है कि जो कावेरी नदी का जल है वो किन के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ये देखिए, इसमें ये कर्नाटक जिला है, ये तमिलनाडु है। तो चूंकि कावेरी नदी निकलेगी तो तमिलनाडु में से ही, कर्नाटक से निकल कर के कहां जाएगी? तमिलनाडु में से निकल कर, इस प्रकार से। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के मध्य जो है विवाद का कारण है कौन सी? कावेरी नदी। अब ये निकल पश्चिम की तरफ से रही है, लेकिन ये ढाल इस तरफ है इसका, इसलिए इस तरफ बहती है ये बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आता है महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। छत्तीसगढ़ ये कौन सा है स्टेट? मध्य प्रदेश से जो नया अलग होके बना था वो छत्तीसगढ़ ही अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। हीराकुंड बांध। तो महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड। निकलती कहां से? छत्तीसगढ़ के रायपुर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी पर एनेक्ट बनाकर नहरें निकाली गई है। यह डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मित्रों ये कृष्णा नदी आपका हो गया कंप्लीट। और अब देखिए पश्चिमी घाट से निकलती है, निकलती पश्चिम की तरफ से है। ये जैसे इस प्रकार से मान लीजिए महाबलेश्वर है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से निकलेगी। फिर ये कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक, तो ये जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद पूर्व की ओर जाते हुए तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना नया स्टेट बन चुका था, नया ये बन चुका है तेलंगाना, तो तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आएगी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बाद ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो ये चार स्टेट हो गए आपके। महाबलेश्वर से यानी महाराष्ट्र से निकलेगी, महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। फिर ये
जो कर्नाटक है, कर्नाटक जाएगी, ये कर्नाटक के बाद जाएगी पूर्व में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद जाएगी आंध्र प्रदेश, फिर ये बंगाल की खाड़ी में। और ये विजयवाड़ा के पास, तो विजयवाड़ा कहाँ पर है? एनिक्ट क्या होता है वैसे? एनिक्ट होता है बांध। अब इसको बांध भी लिख सकता था, इसने एनिक्ट लिख दिया। और विजयवाड़ा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। सिटी है आंध्र प्रदेश की, बहुत ही सुंदर खूबसूरत, लगभग 2000 साल पुरानी सिटी है विजयवाड़ा। तो इसके पास कृष्णा नदी पर बांध बना करके नहरें निकाली गई है। तो ये आपका कृष्णा नदी हो गया। इसके बाद आता है गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्रियंबकम पठार से निकलती है। तो यह भी महाराष्ट्र से है, त्रियंबकम पठार से। इसके अंतिम भाग में चौड़ाई अधिक है। यह त्रिकोणाकार डेल्टा बनाती है, ये इसकी विशेषता है। त्रिकोणाकार डेल्टा, जो डेल्टा है कौन सा बनाएगी? गोदावरी नदी। एक क्वेश्चन का आप ध्यान में रखिएगा, आपके वो कई बार पूछ सकता है वो, दक्षिणी भारत की गंगा, तो आपको करना है कावेरी। दक्षिणी भारत, साउथ की। और अगर आपसे ये पूछता है दक्षिण की गंगा, तो उसका उत्तर होगा गोदावरी। ये आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को। दक्षिणी भारत की गंगा, तो वो आपसे पूछेगा, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। और दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? तो वो है गोदावरी। तो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया आज। एक अरब सागर और देख लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। नर्मदा सबसे लंबी नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है। यह ब्रंस घाटी में बहती है। इसमें जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों और कपिल धारा प्रपात का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा व तापी नदियों की भांति माही, साबरमती आदि नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा इनमें सबसे लंबी है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और ये अमरकंटक है कहां पे? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। स्थान भी अमरकंटक जो है। ब्रंस घाटी, अब ये घाटी वही है कि जैसे मान लीजिए कोई भूपटल है, कोई भूमि है, कोई ऊंचा पर्वत पठार, और जो भूमि के अंदर दबाव या तनाव के कारण वो बीच में से टूट जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि धरती फट गई, धरती फट जाती है, बिल्कुल ऐसे दो भाग हो जाते हैं, बीच में से धरती हूं, तो वैसे वो जो स्थान बनता है उसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी। तो इसके बीच में ये इस प्रकार से बहती है। यहाँ जैसे ये भूपटल है पूरा, ये भूपटल है मान लीजिए, और बीच में इस प्रकार से ये दरार सी होगी, तो यहाँ इस प्रकार से इसमें बहेगी, तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। और जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों और कपिल धारा प्रपात का है। और ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले से, तो ये भी एमपी से निकलती है। बाकी ये माही, साबरमती, ये तो आप जानते हैं, राजस्थान में भी पढ़ते हैं आप इनको। तो ये सब भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो आपने ये देखा कि ज्यादातर नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, और कुछ कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही। आराम से पढ़िएगा, मैप से पढ़ें इनको, मैप से समझ समझ के पढ़ें, मैप के अंदर भी ढूंढने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।